ओके, प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया वाटर पोल्यूशन क्या है कि कोई भी चीज़ पानी में जो कि इंसान या किसी भी मखलूक के लिए नुकसानदेह हो या हो सकती है उसको हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। और इस तरह के जो केमिकल्स या कोई भी मादा जो पानी में मौजूद होगा उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। फिर हमने देखा कि जो वाटर पोल्यूशन की डिफरेंट कॉजेज़ हैं, जिनमें से इनकम्प्लीट सीवेज ट्रीटमेंट है कि उसको हम बाकायदा ट्रीट करके नहीं फेंक रहे। अक्सर दरियाओं में ऐसे फेंक दिया जाता है या ज़मीन पर फेंक दिया जाता है जिससे वो पानी में चला जाता है। ऑयल एंड डिटर्जेंट्स हैं, इसके अलावा कुछ जो ऐसे वाक़यात होते हैं बाज़ का जब ऑयल लाया जाता है तो ऑयल समुद्र में गिर जाता है। तो ये डिफरेंट रीज़न है जिसको जैसे वाटर पोल्यूशन हो रही है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब वाटर पोल्यूशन की वजह से आगे इफेक्ट क्या होगा? व्हाट इज इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन? तो वन ऑफ द मेजर इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन इज यूट्रॉफिकेशन। जैसे आप ये देख सकते हैं इस स्लाइड पर भी कि पानी है और उसमें ग्रीन ग्रीन सारी की कोई चीज़ बनी हुई है। जैसे ये साथ स्कूल के भी आपके साथ है पानी, पूरा तालाब सा बना हुआ है, तो उसके साथ भी आप देख सकते हैं कि कितना वो ग्रीन ग्रीन, ये टॉक्सिक पानी होता है। कहते हैं कि लुटेरों ने जंगल में आग लगा दी और हम ये समझे कि ठिकाना यही है। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले चलते थे तो कई जंगल क्रॉस करके जाते थे और अक्सर ख़तरा होता था कि रास्ते में कहीं लुटेरे होते थे जो अक्सर काफ़िलों को लूट लेते थे। अभी भी बहुत ज़्यादा जो बहरी कज़ाक हैं बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हैं और वो बहरी जहाज़ को लूट के लेके जाते हैं। वो कहता है कि जब काफ़िले चलते थे तो वो हमेशा कोशिश करते थे कि ऐसी जगह पर पड़ाव किया जाए जहाँ पर आबादी हो, ताकि वो चोरों से बच सकें। तो बाज़ का चोर ऐसा करते हैं कि किसी जगह पर आग जला लेते हैं जंगल में। तो काफ़िले जा रहे होते हैं, समझते हैं वहाँ आग जल रही है, यहाँ बंदे रह रहे होंगे। तो वो उनको शहरी आबादी समझकर चले जाते हैं कि यहाँ पर हम रेस्ट कर लेते हैं। तो वो समझ लेते हैं कि ये ठिकाना हमारा है, यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं और आगे उनको चोर पड़ जाते हैं। इस पर उसने कहा था कि लुटेरों ने जंगल में आग लगा दी और हम ये समझे कि ठिकाना यही है। कि लुटेरों ने आग लगाई हुई थी सिर्फ़ अपने किसी मकसद के लिए। तो जो काफ़िला था वो समझा कि ये ही रिहायशी एरिया, यही ठिकाना है और यहाँ पर ही हम रह सकते हैं, बाहिफ़ाज़त रह सकते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। और बाज़ औक़ात हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जहाँ जितनी जहालत होती है वहाँ इस तरह की तोहमात और मज़हबी को ब्लाइंडनेस कहते हैं वो अरूज पर होती है। क्योंकि इन लोगों को समझाना मुश्किल होता है, इनके एक ज़हन पर एक अकीदे का ठप्पा लगा होता है और वो बेशक रॉन्ग है, उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। जैसे हिंदू मत वाले गाय के पेशाब को पीते हैं तो अकीदा बना हुआ उनका, उस अकीदे पर वो उसको सवाब समझ के पीते हैं। ऐसे ही हमारी भी बहुत सी तोहमात हैं जिनको हम अकीदा समझ के कर रहे होते हैं, हालाँकि उनका मज़हब या कुरान या हदीस से कोई लेना-देना नहीं होता, हम गलत तरीके से उसको जस्टिफ़ाई करके कर रहे होते हैं। जैसे किसी एरिया में एक नशोई चल रहा था, अक्सर हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा नशोई होते हैं, सुबह-सुबह आप देखेंगे ये जो भेष बदल कर आपसे भीख माँग रहे होंगे और बड़ा इनको टेक्निकल तरीका होता है। किसी ने अपने सर पर टोपी रखी होगी, जुमे वाले रोज़ निकल जाएगा तस्बीह प पकड़ के, कोई मलंग बना होगा, कोई जब देखेगा जहाँ बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो वहाँ पर जाकर अल्लाह तुम्हें पास कर दे। तो कभी इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऐसे ही कहीं मलंग जा रहा था, वो चरस पी रहा था। तो किसी गंदे पानी की एक जैसे नहर होती है, ऐसे तालाब सा जोड़ सा बना हुआ था, इंतहाई गंदा पानी। उस गंदे में उसने जो सिगरेट पी कर ऐसे ही फेंका तो आग भड़क उठी। वो पास से कोई लोग जा रहे थे, उन्होंने देखा कि सिगरेट इसने फेंका और आग लगी। उसने कहा, "ओ बाबा, बाबा, अल्लाह दा पहुँचा हुआ बाबा। ये बाबा की करामत देखो, बाबा ने ऐसे फेंका तो आग लग गई।" बाबे के तो वारे न्यारे हो गए, वो बेचारे का नशे का पहले माँग-माँग के पूरा करता था, अब लोग उसको नज़र-ए-नियाज़ शुरू कर दी कि ये बहुत बड़ा वलीउल्लाह है। पर हम ये नहीं देख रहे होते हैं कि ये जो बंदा जा रहा है इसका चेहरा कैसा है, इसका हुलिया कैसा है, क्या ये दिखने से भी कोई वलीउल्लाह लगता है कि नहीं? हर लूले लंगड़े चरसी शराबी को हम वलीउल्लाह बनाकर उसकी पूजा पाठ शुरू करते हैं। फिर इस तरह के जो फनकार लोग होते हैं उनके लिए तो रोजगार बन जाता है, फिर वो बैठ जाते हैं, बहुत से काम करते हैं। ऐसे ऐसे वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं कि बंदा दंग रह जाता है कि हम अभी भी जमानत जालियत में रह रहे हैं। हाँ, वहाँ बात करेंगे तो आपको वो लोग ही उठा के मार देंगे। तो एनी हाउ बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये ऐसे ही होता है, वो जो आग लगती है वो कैसे लगती है। तो यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस है,
जिसके ज़रिए गंदे पानी में ये, तो याद रखना कि जो अल्लाह की करामात होती हैं, अल्लाह को या वलियों को करामात दिखाने के लिए गंदे पानी या इस तरह की चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती है। उनका चेहरा ही ऐसा होता है, देख के इंसान को खुदा याद आ जाता है। इतना खूबसूरत नफ़ीस किस्म के लोग होते हैं। जैसे कुरान मजीद में भी आप अक्सर देखते हैं कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन औरतों ने देखा तो उन्होंने कहा माज़अल्लाह, ये बशर नहीं है, ये कोई तो अल्लाह का फ़रिश्ता हो सकता है। यानी इतने वो पाक, साफ़ और मतलब खूबसूरत थे। एनी हाउ ये चीज़ें हर बंदे का अपना एतकाद है, मैं उसको नहीं छेड़ना चाहता हूँ। जहाँ दिल जिसका दिल करता है, चाहे वो गाय माता के पेशाब को पिए या जो मर्ज़ी करे, अपना-अपना अकीदा है, करते रहें। तो यूट्राफिकेशन भी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है और ये टॉपिक भी है। पिछली बार भी पढ़ाते हुए अक्सर बच्चों को बताया था कि ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन में आने के चांसेस ज़्यादा हैं और पेपर में भी आ गया था। ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक पेपर में आ जाते होते हैं, जिन पर आपको लिखना पड़ जाता है। तो जब एक्सटेंसिव क्वेश्चन में आएगा तो हम इसमें क्या लिखेंगे? नंबर 1 इसकी डेफिनिशन लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में तो डेफिनेशन अक्सर पेपर में आ रही होती है। कॉजेज़ लिखेंगे, मैकेनिज़्म लिखेंगे और इसकी वजह से क्या असरात जन्म लेते हैं, उन इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो डेफिनिशन क्या है? ये एक नेचुरल कुदरती प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव इनरिचमेंट ऑफ वाटर, यानी पानी के अंदर बहुत ज़्यादा कसरत में किसी चीज़ का आ जाना। इनरिचमेंट ऑफ वाटर कहते हैं पानी के अंदर बहुत ज़्यादा कसरत में किसी चीज़ का आ जाना। किस चीज़ के क्या चीज़ आ रही है कसरत में? इनरिचमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रिएंट्स, यानी कुछ न्यूट्रिएंट्स बाकसरत पानी में आ रहे हैं, बाय व्हिच लार्ज अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल ग्रोज इन द वाटर। वो जो न्यूट्रिएंट्स आएँगे वो फिर फ़ेवर करेंगे लिविंग ऑर्गेनिक मैटर मीन लिविंग ऑर्गेनिज़्म को। एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जिस तरह इस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी की वजह से आप देखेंगे पानी ऊपर से ग्रीन-ग्रीन एक लेयर बन जाती है जिसको एल्गल ब्लोम कहते हैं। So this excessive, it is a natural process of excessive enrichment of water with nutrients। ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रेट और फास्फेट। ठीक, इनरिचमेंट किसी चीज का बाकसरत उसमें शामिल हो जाना, कर जाना, रिच हो जाना, अमीर हो जाना। तो इनरिचमेंट कोई चीज बहुत ज्यादा अमीर होगी, किसी न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत ज्यादा आ गए, तो पानी में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा आ गए। कुदरती प्रोसेस के जरिए आए, बारिश हुई तो बारिश के नतीजे में आए। लेकिन वो कहाँ से आए? वो इंसान की एक्टिविटी है। इंसान ने कहीं ढेर लगा के रखे हुए थे। रातों रात आपने खेतों को दी है, आपने प्रेडिक्शन देखी नहीं है कि कल बारिश है और आज आपने खाद फेंक दी कई एकड़ रकबे पर। रात को ही बारिश हुई तो खाद सारी बह कर चली गई है पानी में। तो वो खाद क्या, नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट चले जाएँगे। इसके अलावा बड़ी-बड़ी लॉन्ड्रीज़ होती हैं। धोबी की जो दुकानें हैं, उनको लॉन्ड्रीज़ कह रहे होते हैं, तो ये लॉन्ड्रीज़ में अक्सर वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल होते हैं। तो जो शहर की लॉन्ड्रीज़ होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कपड़े, यानी कि बड़ी तादाद में कपड़े होते हैं, धोए जाते हैं और फिर उसमें से निकलने वाला जो गंदा पानी है, वो भी बहुत बड़ी तादाद में होता है, मिकदार में होता है। वो सारा पानी फिर नाली में छोड़ देते हैं, नाली से वो दरिया में चला जाता है या किसी झील में च जा सकता है, जैसे बहुत सी न नहरों के अंदर पानी छोड़ दिया जाता है। तो इस लॉन्ड्रीज़ में से ज़्यादातर फ़ॉस्फ़ेट होते हैं, फ़ॉस्फ़ेट के साल्ट वो आ रहे होते हैं। तो ये इसकी डेफ़िनेशन है कि ये एनरिचमेंट ऑफ वाटर है विद न्यूट्रिएंट्स और इस न्यूट्रिएंट की वजह से लिविंग ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर ग्रो करेगा, यानी एल्गी की ग्रोथ वहाँ पर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसकी जो कॉजेज़ क्या हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी हैव स्पीडेड अप दिस नेचुरल प्रोसेस, यानी कुदरती भी होता है, कहीं भी पानी खड़ा होगा तो ये यूट्रोफिकेशन हो जाएगी, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी ने इसको स्पीड अप कर दिया है, तेज़ कर दिया। तो स्पीडेड अप द नेचुरल प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन बाय एडिंग मटेरियल एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन लार्ज क्वांटिटी देन नेचर वुड प्रोवाइड एज एक्सक्रीटा। कुदरती कैसे होता है? गाय भैंसें जा रही हैं, उन्होंने वहाँ पर अपना फुज़ला, स्टूल वहाँ पर वो पाख़ाना अपना कर दिया, जैसे गाय का गोबर होता है, तो वो सड़कों पर ऐसे ही फिर रहा होता है, तो वो फिर पानी में बहकर पानी में चला जाएगा। तो ये कुदरती तौर पर भी एक्सक्रीटा का मतलब होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट। तो कुदरती तौर पर भी ये वेस्ट पानी में जा रही होती हैं, लेकिन इंसान ने इसको मज़ीद स्पीड कर दिया। हर तरफ से वेस्ट लाकर इधर यहाँ बाहर इकट्ठे कर देते हैं। उधर ऊपर इकट्ठी कर लेंगे, ये पार्क के सामने इकट्ठी कर लेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर वो सारा गाय, भैंसों का गोबर इकट्ठा किया हुआ है। जिस दिन बारिश हुई तो आपको पता है फिर बारिश का पानी उसको लेकर कहाँ-कहाँ जाता है। तो इंसान ने इसको स्पीड कर दिया है बाय एडिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फुज़ले में मौजूद होते हैं,
तो ये जा रहे होते हैं, जैसे ये गोबर की यहाँ पर मिसाल दी हुई है। या फिर फॉस्फेट फ्रॉम वॉशिंग पाउडर, जो पहले बताया कि वॉशिंग पाउडर घरों से भी निकलता है जो पानी, वो भी जा रहा है जो किलो में जा रहा है, पाउंड्स में जा रहा है, दरियाओं में जा रहा है। और नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट फ्रॉम फर्टिलाइजर, जो खादें आप लगाते हैं, बड़े पैमाने पर खादें लगती हैं, एक कई एकड़ रकबे पर। रात को खाद लगाई, अगर बारिश हुई तो सारी खाद बह कर पानी में चली जाएगी। तो ये नाइट्रेट और फॉस्फेट क्या होते हैं, ये फर्टिलाइजर हैं कि फिर एल्गी की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देंगे। ये इसकी मेन कॉज है। यानी मेन कॉज है ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान ऐड कर रहा है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लार्ज क्वांटिटी में पानी के अंदर, और इसके अलावा फास्फेट लॉन्ड्री से आ रहा है, उसके पानी से आ रहा है और वॉशिंग पाउडर से आ रहा है, जबकि नाइट्रेट और फास्फेट दोनों फर्टिलाइजर से ऐड हो रहे हैं इसके अंदर। मैकेनिज्म क्या है, डिफरेंट स्टेप्स आपने 1 2 3 करके लिखने हैं इसके। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द यूट्रॉफिकेशन? तो सबसे पहला तो स्टेप्स यही होगा कि डिफरेंट केमिकल वेस्ट ट्रेवल टू वाटर रेजरवायर। जितने भी वेस्ट हैं, चाहे वो गोबर की सूरत में है, चाहे वो नाइट्रेट्स या फास्फेट लॉन्ड्री से आ रहे हैं, या फील्ड लॉट्स कहीं खेतों से आ रहे हैं, तो ये डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सबसे पहले पानी के जरिए, पानी के रेजरवायर जो होते हैं, जैसे यहाँ पानी खड़ा है तालाब के अंदर, झील के अंदर, दरिया के अंदर या समुंदर के अंदर, ये आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप्स का यही होता है। दूसरा जो इसका स्टेप्स होता है वो है कि वास्ट क्वांटिटी ऑफ एल्गी, चूंकि ये सारे न्यूट्रिएंट पानी में आए, तो पहले पानी का कलर आप देखें कुछ और था, अब कलर पूरा ग्रीन हो गया। क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स के आने की वजह से क्या हुआ कि वहां पर एल्गी की ग्रोथ बढ़ गई है। वो फर्टिलाइजर सारे एल्गी को क्या करेंगे, फर्टिलिटी प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे और एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो वास्ट क्वांटिटी ऑफ एल्गी फीड, वो खाएगी वो न्यूट्रिएंट्स एंड रिप्रोड्यूस, और वो अपनी आबादी में इजाफा करेगी ऑन दीज न्यूट्रिएंट कॉजिंग द वाटर टू टर्न ग्रीन विद एल्गल ब्लूम। तो फिर वो पूरी उसकी सरफेस के ऊपर एल्गी ग्रो कर जाएगी, जिसमें ज्यादातर सियानोबैक्टीरिया भी होता है। तो इससे जो एक कवरिंग सी बन जाती है, एल्गल कवरिंग, उसको हम क्या कहेंगे, एल्गल ब्लूम कह देंगे। अब इसके फिर इफेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। एल्गी नुकसानदेह नहीं है, इन जनरल तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, ऑक्सीजन पैदा करती है और इसको एनिमल खाते हैं, लेकिन जब ये सरफेस पर आ जाएगी तो फिर ये नुकसानदेह होगी। फिर क्या होगा, तो एल्गी से, क्योंकि टॉप सरफेस पर एल्गी आ गई है, तो एल्गी की वजह से लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट टू द बॉटम ऑफ वाटर, वो उसकी बॉटम लेयर में नहीं जा सकेगी। एज ए रिजल्ट फोटोसिंथेसिस वहां पर स्टॉप हो जाएगी, लाइट नीचे नहीं जा सकेगी। तो जो पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही थी, क्योंकि जो सरफेस पर एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी, उसकी ऑक्सीजन हवा में ही चली जाएगी, वो नीचे वाले एनिमल इसको यूज नहीं कर सकते हैं, मछलियां यूज नहीं कर सकेंगी। मछलियां तो वो ऑक्सीजन यूज करेंगी जो पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये तो पानी की सरफेस के ऊपर हो रही है और हवा में चली गई। तो बिकॉज ऑफ टॉप एल्गल लेयर, sunlight cannot penetrate to the bottom or middle layer where algae stop their photosynthesis. Algae cannot perform photosynthesis due to lack of oxygen, और algae start dying. algae जब मरना शुरू हो जाएंगी, तो डेल algae are decomposed by aerobic bacteria, फिर उनको aerobic bacteria डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। और फिर एरोबिक बैक्टीरिया जो बची खुची ऑक्सीजन है वो भी पानी में से यूज कर लेंगे। अब सारी ऑक्सीजन पानी में से निकल जाएगी, उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से विच डिप्लीट द वाटर ऑक्सीजन, वो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑक्सीजन डिप्लीट कर देंगे एंड कॉजिंग डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल थ्रू ऑक्सीजन लैक। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सारे एनिमल फिर मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोई भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अब वहां पर तापन उठना शुरू हो जाएगा, गंदा वो पानी के अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। और चूंकि सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, तो ऑक्सीजन के खत्म होने की वजह से वहां पर जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि वो एनारोबिक बैक्टीरिया की आ जाती है। एक स्टेप एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो देयर, क्योंकि पानी सारा वो गंदा हो चुका है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया वहां पर ग्रो करेंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया में होते हैं कुछ मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मीथेन प्रोड्यूसिंग, इसलिए आप देखेंगे गंदे पानी में से गैसें निकल रही होती हैं। तो चूंकि वो एनारोबिक हो गया, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया वहां पर सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जब ग्रो करेंगे, तो वो उनमें से कुछ बैक्टीरिया होते हैं मीथेन प्रोड्यूसिंग, वो मीथेन गैस, नेचुरल गैस पैदा करेंगे। तो वो गैस उस तालाब से निकलना शुरू हो जाएगी और स्मेल स्मेल फैल जाएगी हर तरफ।
अब उसमें अगर कोई सिगरेट फेंक देगा तो गैस निकल पहले रही है, आग तो लग जाएगी, इसमें वो मशहूर हो जाएगा कि उसने करामत दिखाई है। हालाँकि वो एक इंतहाई गलीज़ पानी है, जिसमें से गंदी गैस मीथेन निकल रही है और उसने तो सिगरेट पी के फेंका और आग लग गई है, कुदरती प्रोसेस के ज़रिए हुई। और कुछ लोग इसको फिर वीडियो बना के देते हैं, देखें अल्लाह का करिश्मा, और अल्लाह को करिश्मे इसी तरह के दिखाने हैं। अल्लाह ने करिश्मे जब दिखाने हैं तो उसके लिए ज़मीन आसमान बहुत एक बड़ी कायनात है, इसके करिश्मे से भरी पड़ी है। तो इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके असरात क्या हैं? इट अकर इन फ्रेश वाटर, ये जो यूट्रॉफिकेशन होती है किसमें है? फ्रेश वाटर में भी हो सकती है, सी वाटर में भी हो सकती है, दोनों में डेवलप होती है। और डेवलपिंग अनप्लेजेंट कलर एंड स्मेल, कलर भी पानी का बिल्कुल गंदा सा हो जाएगा, ग्रीनिश टाइप हो जाएगा, ब्लैकिश टाइप हो जाएगा और स्मेल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये इसके इफेक्ट हैं। और डेथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट एनारोबिक बैक्टीरिया, तमाम ऑर्गेनिज्म की डेथ हो। तो दिस इज ऑल अबाउट यूट्रॉफिकेशन, जो आपने डिटेल में पढ़ा कि यूट्रॉफिकेशन क्या थी और इसके क्या प्रोसेस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो आखिरी टॉपिक हमारे पास एग्रोकेमिकल के नाम से है, उसकी हेडिंग बुक में डिफरेंट बनाई है, बट उसको मैं हेडिंग एक नई बनाता हूँ, एग्रोकेमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड एग्री जो फर्टिलाइजर वगैरह हैं, वो कल हम अपने लेक्चर में डिस्कस